हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। कल अपन ने क्वांटम संख्या को डिस्कस किया था। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए या परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए जो नियम है उसमें सबसे पहले बता रहा हूं पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन लॉ, अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम। और देखो जैसा शब्द आ रहा है इसमें अपवर्जन शब्द है ना, अपवर्जन का मतलब जो एक लिमिट को निर्धारित करता है। पाउली का अपवर्जन नियम बताता है एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को निर्धारित करता है, जो बताया जाता है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, विपरीत चक्रण वाले होते हैं। ये तो पाउली का अपवर्जन नियम। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या है 2 और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन सी स्पिन होने वाले हैं भी, विपरीत चक्रण वाले होते हैं। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वामवर्त और दक्षिणावर्त इलेक्ट्रॉन दर्शाए जाते हैं। इस मान को दर्शाया जाता है +½ और -½ ये इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं। तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं जो कि विपरीत चक्रण वाले होते हैं। ये तो पहला बताया गया था पाउली का अपवर्जन नियम। अब बात करें, देखो पहला तत्व है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s1, भाई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1s1 ही है ना, यानी इसके s ओपोस में एक कक्षक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ तो अपवर्जन नियम यहाँ से तो लागू नहीं हुआ। नंबर 2 बात करें पर हीलियम परमाणु पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2, जो अपन ने बताया था। अब 1s2 का मतलब s ओपोस में एक कक्षक है और इलेक्ट्रॉन s ओपोस में एक कक्षक में भी अपन ने बताया 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हो गए ये विपरीत चक्रण वाले हो गए। तो पाउली का अपवर्जन नियम कौन से तत्व से शुरू हो जाता है बताओ, हीलियम से। ध्यान रखना पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। पाउली का अपवर्जन नियम कौन से तत्व से लागू होता है, हीलियम से लागू होता है, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ हुआ है। नंबर 2, पहला तो पाउली का अपवर्जन नियम। दूसरा दिया जाता है गुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम, गुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम, गुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। ये नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि किसी भी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा, जब एक कोष के समान ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना, जैसे p कोष ले लो, p कोष के कितने कक्षक हो गए, 3 कक्षक हो गए। अब इन 3 कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रूप में भरे जाते हैं और फिर उनका युग्मन प्रारंभ होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं समान ऊर्जा वाले कक्षक में एक यानी अयुग्मित रूप में, और फिर युग्मन प्रारंभ होता है। जैसे एग्जांपल समझो, आपके पास में आया कि बेरिलियम जिसका परमाणु क्रमांक है 4। अब बताओ बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है ना। चलो मैं इसको यहाँ और एग्जांपल ले लेता हूँ। कार्बन 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 और 2p2, ये तो लिखा जाएगा 2p2। अब इसमें 1s, तो s में तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे कोष के s में भी वही 2 इलेक्ट्रॉन। अब p में कक्षक कितने होते हैं, 3 होते हैं, ये तो बता रहे थे अभी अपन, p में 3 कक्षक हैं। अभी 2p के 3 कक्षक हैं, अब इन 3 कक्षक में 2p2 लिखा ऊपर इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ये सही है या ये सही है, ये वाला सही है या ये वाला सही है। तो गुंड की अधिकतम बहुलकता के नियम के अनुसार कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास सही होगा, ये वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ से युग्मन नहीं होगा, पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे फिर युग्मन प्रारंभ होगा, फिर युग्मन प्रारंभ होगा। तो कार्बन का जो अपन यहाँ पर एग्जांपल लिया, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। ये गुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम जो यहाँ से लागू होता है कार्बन से। अब इससे आगे मैं अगला एग्जांपल ले लूं, जैसे क्लोरीन।
क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, 1s2 2s2 और 2p5, ये होगा ना भाई 2 2 4 5 9। बताओ 1s में 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले। अब p के कक्षक हो गए 3। अब 3 में बताओ 1 2 3, पहले तो ऐसे आयोगिक रूप में हो गए, फिर होगा 4 और फिर होगा 5, ये स्थिति हो गई। तो जो पहले आयोगिक रूप में बढ़ के फिर युग्मन प्रारंभ होता है और नियॉन पे आकर पहली बार p कक्षक p ग्लूकोज के कक्षक पूरे भरे जाएंगे। तो हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब भरे जाते हैं तो पहले अयौगिक रूप में भरे जाते हैं समान ऊर्जा के कक्षक, समान ऊर्जा कक्षक में ये अयौगिक रूप में पहले भरकर फिर युग्मन प्रारंभ होता है। और इसके बाद में अगर अपन बात करें अगला जो बताया गया n+l का नियम, ध्यान रखना ये जो मैं बता रहा हूँ ये नियम बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरे जाने के लिए। पहला बताया मैंने पाउली का अपवर्जन नियम, वो तो निर्धारित ये करता है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम कह रहा है कि समान ऊर्जा के कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले अयौगिक भरे जाते हैं फिर युग्मन प्रारंभ होता है। और फिर n+l का नियम, n अपन ने बताया मुख्य क्वांटम संख्या, l बताया अपन ने द्विगंशिक क्वांटम संख्या। n+l नियम क्या कहता है कि जब समान ऊर्जा के कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना तो n+l का मान जिसका लिए न्यूनतम होता है पहले उसमें भरे जाएंगे। n+l दोनों को जोड़कर पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। और अगर कहीं पर भी ऐसी स्थिति आ रही है कि n+l का मान दोनों में एक जैसा आ रहा है तो ऐसी स्थिति में जो n का मान न्यूनतम है उसमें भरा जाएगा। यानी n+l का नियम क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे, उस कक्षक में भरेंगे, भरा जाएगा जिस कक्षक के लिए n+l का मान न्यूनतम हो। ठीक है, n+l का मान न्यूनतम हो उसमें भरा जाएगा। यदि n+l का मान एक से अधिक कक्षक के लिए समान है, n+l का मान एक से अधिक कक्षक के लिए समान है तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा जिसके लिए n का मान न्यूनतम, n का मान न्यूनतम हो। ये सर अब इसको एग्जांपल से समझो, एक एग्जांपल मैं इसमें करवा रहा हूं। n+n के लिए जैसे मैं लिख रहा हूं 4s 3d 6s और 4f। बताओ कौन कौन से, एक तो 4s कक्षक, 4s के में इलेक्ट्रॉन भरना, 3d में भरना, 6s में, 4f में। अब यहाँ पर आपको ये निर्धारित करना है कि किसकी ऊर्जा का मान सबसे कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब ऊर्जा का मान किसका कम होगा, जिसके लिए n+l का मान कैसा होगा, न्यूनतम होगा। अब यहाँ पर पहले लिख लो n का मान, n मुख्य क्वांटम संख्या जो सामने लिखी होती है, n का मान 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ क्या है, 4 है। l का मान निकालो, l का मान s के लिए तो 0 होता है, बता दिया था जब मैंने। d के लिए कितना होता है, d के लिए 2 होता है, s के लिए 0, f के लिए होता है 3। अब बताओ n+l, n+l इसमें तो कितना हो गया 4, इसमें कितना हो गया 5, इसमें कितना हो गया 6, इसमें हो गया 7। तो इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अगर इनमें पूछे कि जैसे आपके पास में ये ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछा कि इनमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप किसमें भरोगे, तो डेफिनेटली n+l का मान जो कम आ रहा है उसमें तो भरा जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा, बताओ 4s कक्षक में भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा। तो अब इसी स्थिति में तो यही हो गया कि ऊर्जा का क्रम ये बन गया। बताओ इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है, n+l का मान इसका ज्यादा है, तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें आएगा। अब अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि जहां n+l का मान समान आ जाए, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, 4f
5d और 6p। अब यहाँ पर ध्यान दो एक बार, बताओ n का मान 4, 5 और यहाँ 6। l का मान बताओ, l के लिए l का मान 3 होता है, d के लिए 2 और p के लिए होता है 1। जोड़ो 4 3 7, 5 2 7 और 6 1 7। अरे n प्लस l तीनों के लिए एक जैसा हो गया कि नहीं हो गया? n प्लस l तीनों के लिए एक जैसा हो गया, 7 7 7। अब बताओ ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन पहले किसे भरेगा? आपको ये ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से कौन से कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, और ऑप्शन ये दे दिए, फिर आप बताना पड़ेगा आपको कौन से में पहले भरेगा। अब आपने पहले तो ये डिसाइड करोगे कि n प्लस l का मान क्या है इनका। n प्लस l का मान डिसाइड किया तो तीनों का समान आ रहा है। अब यही कह रहा था अभी कि अगर जहां n प्लस l का मान समान आ जाए तो उसमें भरोगे जिसमें n का मान न्यूनतम है। अब n न्यूनतम बताओ इसमें किसमें है? 4f में। n का मान 4 है ना, तो बताओ इलेक्ट्रॉन फिर किसमें भरा जाएगा? 4f में पहले भरा जाएगा। n न्यूनतम है किसमें? 4 में। n न्यूनतम 4 इसमें है, और फिर इसकी बात आएगी फिर इसकी। इसका मतलब अब इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है, फिर इसकी, फिर इसकी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले, फिर इसमें आएगा। तो पहला बताया मैंने पाउली का अपवर्जन नियम इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, दूसरा बताया रूढ़ि के अधिकतम बहुलकता का नियम, और तीसरा मैंने बताया है कौन सा? n प्लस l का नियम। उसके इन सबको मिलाकर देखो, इस अबबाउ सिद्धांत जो बोला जाता है इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, अबबाउ नियम बोलते हैं, वो सारे ये सारे उसमें इंक्लूड है। एक आता है देखो अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षक। अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षक, ये भी ध्यान रखना कि तीन तरह के कक्षक अपना अगर बोले, एक तो हो गया पूर्णपूरित, एक हो गया हाफ फिल अर्धपूरित, और एक हो गया रिक्त कक्षक। अब S के लिए बात करें तो 2, 1 और 0। P के लिए बात करें तो 6, 3 और 0। D की बात करें तो D के लिए अपन ने बताया था अधिकतम आते हैं 10, 5 और 0, ये तो चाहे छोड़ दो। F के लिए 14 है 7। अर्धपूरित की बात करें तो ये अर्धपूरित का मतलब है अयौगिक रूप में भरे जाना, तो वो भी स्थायी होता है कक्षक। हाँ, ये जरूर है कि पूर्णपूरित कक्षक सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं, ये इनकी स्थायित्व का क्रम भी है। पूर्णपूरित कक्षक सबसे ज्यादा स्थायी। अब एक एग्जांपल लें अपन, क्रोमियम जिसका परमाणु क्रमांक है 24। क्रोमियम परमाणु क्रमांक कितना है? 24। अब इसमें अपन ऑर्गन 18 तक तो मैं सीधा लिख देता हूँ, ऑर्गन 18 तक हो गया। अब इसके आगे का अगर अपन भरना शुरू करें 4s2 और 4s के बाद में आ जाएगा 3d, 3d4। और अगर यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है तो ऑर्गन का भी लिख लो भाई, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 हो गए तो 18। 2 2 4 से 10 2 12, 12 से 18 ये ऑर्गन तक का हो गया। अब इसके आगे 4s जोड़ दो, 4s2, 3d4। अब यहीं पर ध्यान दो लास्ट में 4s2, 3d4। बताओ 4s2 का मतलब s तो पूरा बराबर है, 3d में लिखा हुआ है 4। अब d का अपन कक्षक दर्शाएं तो d के कक्षक होते हैं 5 कक्षक होते हैं। अब 5 कक्षक में इलेक्ट्रॉन अयौगिक रूप में इस तरह से भरा जाएगा पहले, और फिर युग्म प्रारंभ होगा। अब यहाँ पर है 3d4। अब 3d4 है ना, तो 1 2 3 4। अब बताओ एक कक्षक लिखता है कि नहीं है? अब ये अस्थायी है। अगर s उपकोष जो है अपना एक s उपकोष के कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, तो ये बताओ अर्धपूरित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं d में अधिकतम 10 आते हैं, अर्धपूरित कितने हो गए? 5 हो गए। हुआ क्या कि ये स्थायी हो जाएगा। अब s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर गया, बताओ s पूर्णपूरित था तो स्थायी था ना। अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर गया तो 4s1 हुआ, वो भी अर्धपूरित हुआ। तो बताओ यहाँ पर ये पूर्णपूरित लेकिन ये अस्थायी, तो ये तो स्थायी है अस्थायी, यहाँ पर ये भी स्थायी और ये भी स्थायी, क्योंकि दोनों अर्धपूरित है तो दोनों अस्थायी रहेंगे, दोनों स्थायी रहेंगे। बताओ ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा या ये वाला होगा? ये वाला होगा, ये वाला होगा, तो करेक्ट कौन सा होगा भाई? ये होगा, क्योंकि पूर्ण जो अर्धपूरित एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो अर्धपूरित कक्षक का स्थायित्व होने की वजह से स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो मैंने बताया एग्जांपल किया, जो पूर्णपूरित और अर्धपूरित कक्षक ये भी डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन भरे जाने का क्रम।
तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए जो मैंने बताया पाउली का अपवर्जन नियम, कुंडी की अधिकतम बहुलकता का नियम, n+l का नियम, और फिर बताया मैंने अर्धपूरित और पूर्ण कक्षक का इसका नियम। अब ध्यान दो, अपन कुछ एग्जांपल की बात करें। क्वेश्चन है क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, क्लोरीन परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ। चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ। हालांकि रीट में ऐसे क्वेश्चन की संभावना कमी रहती है, लेकिन फिर भी भैया अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम कराने जा रहा है तो थोड़ा सा सतर्क रहे। मैं ये भी नहीं करा कि बहुत डीपली जाना है सेकंड थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तक, लेकिन इतना तो हम सजग रहे कि छोटे मोटे तो क्या था वो घुमा के पूछ ले। अभी अपन ने क्वांटम संख्या पढ़ी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्लोरीन परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ। सबसे पहले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। क्लोरीन का परमाणु पे 9, भाई पीरियोडिक टेबल जरूर याद कर लेना। 1s2 2s2 2p5, 9 ही तो है ना, 2p5। अब आ जाओ लास्ट में 2p5। बताओ यहाँ n का मानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या हो गया, अभी 2 हो गया। और बताओ l का मान, क्योंकि यहाँ पर ट्यूब कोष आ रहा है, ट्यूब कोष दिगंशी क्वांटम संख्या ही हुई ना, और ट्यूब केस के लिए l का मान बताओ, अपन ने क्या बताया था, 1 बताया था, समझ रहे हो। और फिर ऊपर है इलेक्ट्रॉन कितने, 5। अब n का मान बताओ, n का मान 2, तो l का मान हो गया अपने पास में 1। 0 से लेकर n-1 तक, तो l का मान यहाँ पर 1 हुआ, क्योंकि यहाँ पर ट्यूब कोष है तो 1 लिखेंगे। चलो और डिटेल में लेता हूँ। यहाँ से ये तो क्लियर पता चल गया n का मान 2 है। अब n के 2 के मान के लिए l का मान क्या होगा, n-0 से लेकर n-1 ये होगा। अब ये तो दर्शाएगा s को, बताओ ये तो किसको दर्शाएगा, ये s को, ये p को। तो p यहाँ पर आ रहा है ना, तो इसका मतलब l का मान क्या है, 1 है। n का मान 2, l का मान 1 है। अब l के दिए गए मान के लिए n का मान क्या होगा, ये बताओ। n का मान -l से +l तक, तो -1 उसके बाद में 0 फिर +1, ये मान होंगे। l के दिए गए मान के लिए m के मान क्या होंगे, -1 0 +1। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये 3 कक्षक हो गए। अब यहाँ पर जो m का मान अपन ने बताया -1 0 और +1, ये जो तीनों मान अपन ने बताए हैं, ये 3 कक्षक हो गए p के। अब p के 5 इलेक्ट्रॉन है ना, इनको दर्शाओ एक बार। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये अपन ने दर्शाया इसमें 2p5, सॉरी ये लिख दिया मैंने, ये लो 1 2 3। अब देखो ये जो 3 है, तो ये तो है -1 वाला m, ये है 0m और ये है +1। ये m के 3 मान हो गए चक्रण क्वांटम, सॉरी चुंबकीय क्वांटम संख्या के। अब बताओ 5वां इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 पहले तो अयुग्मिक रूप में भरेंगे और फिर युग्मन करेंगे, चौथा और 5वां, यानी 5वां यहाँ पर आ रहा है ना, तो इसका मतलब m यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें m क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, ये वाला मान लेना पड़ेगा। तो मैंने क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान बता दिया, l का बता दिया और m का बता दिया। अब बताओ आप s, चक्रण क्वांटम संख्या लास्ट वाली। अब ध्यान दो, हमने बताया था चक्रण क्वांटम संख्या में +7 और -7, ठीक है, वामवर्त दक्षिणावर्त। 1 2 3 चौथा 5वां इलेक्ट्रॉन बताना है, बताओ तो +7 और -7, तो बताओ लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में आया, बताओ -7 में आया। तो m के दिए मान के लिए क्या क्या हो गया, बताओ। n का मान 2 हो गया, l का मान 1 हो गया, m का मान 0 हो गया, s का मान क्या हो गया, -7। अब यही से सपोज करो अंतिम इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ लिखा हुआ जाता क्लोरीन परमाणु के अंतिम से पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम से पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। अब अंतिम से पहला किसमें रहता है, इसमें रहता है, नहीं रहता। 1 2 3 4 5, अंतिम तो 5वां था ना, तो चौथा इसमें आता, बताओ। अंतिम से पहला इसमें आता है ना। अब यहाँ मान बताओ क्या होते हैं, n का मान तो 2 ही रहता, l का मान क्या रहता, 1 ही रहता, m का मान अब की बार क्या होता है, -1 होता, m का मान यहाँ -1 हो जाता चौथे के लिए।
और s का मान बताओ वही क्या रहता है -12, ये -7 रहता है, जो अंतिम से पहले होता है वो भी वहां वर्ग में आ रहा है। इस तरह से हम एक क्वेश्चन डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटम संख्या कैसे निकाली जाएगी। देखो इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान से सीधा सीधा कोष की संख्या पकड़ में आ जाएगी, मुख्य क्वांटम संख्या। अब मुख्य से m से l का मान, l से फिर m का मान, यानी n से m l का मान, l से m का मान और m से लास्ट s का मान, ये सारे अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। ध्यान, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आपका सेकंड ग्रेड का भी एग्जाम है दिसंबर में, तो उसमें भी काम आ जाएंगे क्वेश्चन आपके, कई बार ये छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर। और प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्वेश्चन है आयरन 26 के 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए, आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26, इसके 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ, चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ। चलो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आयरन का लिखो भाई, 26 है तो 1s2 2s2 2p6 है, 3s2 3p6 है, 4s2 3d6, ये तो अब 26 हो गए, 20 से 26 3d6 है। अब ध्यान रखना उस पे लास्ट पे आ जाओ भाई, यहाँ बता रहा है 20वें का बता रहा है। चलो चलो छोड़ो एक बार, ये तो 26 आ गया, 20वां तो यहाँ आ गई बात, 20वें नंबर का तो ये हो गया ना 4s2 तक लास्ट। तो बताओ m l n का मान, मुख्य क्वांटम संख्या डिसाइड हो रही है 4, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सीधा 4 आ गया ना। अब l का मान बताओ, l का मान क्या होगा, अपने l का मान बताया था 0 से लेकर n-1 तक। अब 0 से लेकर n-1 तक, तो यहाँ पर m का मान 4 है, तो ये मान ये हो गया 0 1 2 3, ये तो l का मान 0 1 2 3, ये हुआ l का मान। अब देखो इसमें जो 4s2 है ना, 4s2, तो बताओ l के मान यहाँ 4 संभावित हैं। अब बताओ s वाला किसको, कौन से l को रिप्रेजेंट करता है, 0 को। इसका मतलब l का मान, l का मान क्या हुआ, 0 हुआ, n बराबर 4, l का मान क्या हो गया, 0, ये हो गया, दो मान तो निकल गए। s उसको उसके आधार पर डिसाइड कर लिया अपन ने। अब आ जाता है m का मान। अब इसके लिए m का मान क्या होगा, l से अपन m डिसाइड करेंगे। m का मान बताया था -l से लेकर +l तक। अब 0 है तो बताओ ये तो 0 रहेगा, अरे m का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। और ये 0 अब बताओ किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये भी s उपकोष में ही तो कक्षक है, उसी को रिप्रेजेंट करेगा। एक ही कक्षक में इलेक्ट्रॉन आ गए, और s अब एक और s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अभी 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं, तो ये तो 19वां होगा, ये 20वां होगा। तो बताओ 20वां वाले का मान क्या हुआ, -7, तो s का मान क्या आएगा, -7 आएगा। तो बताओ n का मान क्या हुआ, 4, l का मान क्या हुआ, l का मान हो गया 0, m का मान भी 0, s का मान हो गया -8। इस तरह से निर्धारित कर सकते हैं। अब चलो इसी मान को एक बार रिपीट कर लो और वापस, यहाँ पर भी पूछता अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ, 26वां हुआ, उसके लिए पूछता। बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये अपन इसको पकड़ेंगे सीधे, यहाँ n का मान हो गया 3, ठीक है, तीसरा कोर्स हो गया। अब n के मान 3 के लिए l का मान क्या होगा, 0 1 2 होगा। अब यहाँ पर d है, तो बताओ d तो इसको रिप्रेजेंट करेगा ना, तो इसका मतलब l का मान क्या हो गया, 2 हो गया, जो d लिखा हुआ है तो 2 आएगा। अब n का मान बताओ, 2 के लिए m के मान क्या क्या बनेंगे, -2 -1 0 +1 और +2, ये मान बनेंगे। -2 फिर -1 0 +1 और +2, ये m के मान बनेंगे। अब ये जो m के मान अपन ने लिखे, ये मान जो लिखे, बताओ इसमें से d के लिए कौन सा बनेगा, ये जो मान लिखे अपन ने, यहाँ पर d के लिए कौन सा बनेगा, d का मान ये जो 2 बताया उसे अपन m के मान निकाले, ये पूरे संभावित हैं। अब ये जो d है, इसमें अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 5 कक्षक होते हैं, बताओ होते हैं कि नहीं होते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर लो यहाँ पर, d के 5 कक्षक,
1 2 3 4 5 और फिर 6। ठीक है, अब ये तो रिप्रेजेंट करेगा -2 को ये, -1 को ये, 0 को ये, +1 को ये, +2 को। मैं इनके ऊपर ही लिख देता हूँ, m के मान -2 -1 0 +1 और +2। अब हमें निकालना है अंतिम इलेक्ट्रॉन वाला। 1 2 3 4 5 6, 26वां यहाँ पर आया ना, तो इसलिए m का मान क्या हो गया बताओ, -2 हो गया। ये वाला मान यहाँ पर आ रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन। और फिर s का मान बताओ, अंतिम रूप से युग्मित हो रहा है तो +12, और ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मान हो जाएगा माइनस, अंतिम इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा -12। तो बताओ क्या क्या मान हो गए, n का मान 3, l का मान 2, m का मान -2 और s का मान क्या हो गया, -7। तो इस तरह से हम क्वांटम संख्या को निर्धारित कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। अगली क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारी, समन्यूट्रॉनिक, संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये सारे। और फिर हमारे परमाणु वाले चैप्टर का होगा आत्मा। उसके बाद में अपन इसी के साथ में जोड़ लेंगे मोल अवधारणा वगैरह, जहाँ से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो अगली 2 क्लास अपने लिए इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। और परमाणु संरचना से कम अपने को 2 से 3 क्वेश्चन की संभावना रहेगी, ध्यान रखना। तो प्रैक्टिस करनी है, इन क्लासों को लगातार देखते रहो। आपके जो साथी हैं उनको भी शेयर करो, ताकि वो भी इन क्लास को देखें तो कुछ फायदा उनको हो जाए। ठीक है।